पाकिस्तान से इतला मिली कि मेरे बहनोई को यानी मेरी बहन शाहीना के शौहर को किसी ने कत्ल कर दिया है। मेरे दिल पर एक घुनसा सा लगा। इतनी बड़ी दुनिया में वही मेरी एक लाडली बहन थी। मैं फौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए उसके पास पहुंच गया। वो अपनी जवान बेटी से लिपट कर रो रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया तो वह चौंक गई। फिर चीख कर बोली, भाईजान आप कहाँ हैं? आपके होते हुए मेरा सुहाग छीन लिया गया। मैं यकीन के साथ कातिल को पहचानती हूँ, मगर उसका नाम नहीं ले सकती। नाम लूंगी तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। वो यहाँ का बहुत बड़ा सियासी गुंडा है। वो जब भी कोई जुर्म करता है अदालत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इंसाफ का सर झुक जाता है और कानून के मुहाफिज उसे सलाम करते हैं। मैंने कहा, सब्र करो, मैं पहली फ्लाइट से तुम्हारी सोनिया भाभी के साथ आ रहा हूँ। मेरे आने तक जुबान बंद रखो, वरना दुश्मन तुम्हें और बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। शाहीना के आंसू रुक गए थे। वह एक गहरी सांस लेकर बोली, आप सचमुच आ रहे हैं? हाँ मेरी जान, तुम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और मैं नहीं आऊँगा। ज़रूर आऊँगा। आज रात या कल सुबह तक पहुँचूंगा और पहुँचने से पहले तुम्हें इतला दूंगा। सब्र करो, आंसू पहुँचो। दुश्मन ख्वाह कितना ही बड़ा शैतान हो, अब वो आधा मुर्दा रहेगा और आधा जिंदा रहेगा, और वो जिंदा अपनी आधी लाश पर रोता रहेगा। मैं उसे तसल्लियाँ देकर दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। सोनिया फ़ोन के जरिए फ्रांस के एक आला हाकिम से बातें कर रही थी। उसने इशारे से मुझे अपने दिमाग में आने के लिए कहा। मैं उसके अंदर पहुंचकर सोने लगा। हाकिम कह रहा था, पहले पाकिस्तान में यहूदी तंजीम के आयरन मैन ने हमें फैक्स के जरिए वार्निंग दी कि फरहाद और उसके फैमिली के किसी फर्द को पाकिस्तान का पासपोर्ट और वीज़ा ना दें। हमने इस वार्निंग को अहमियत नहीं दी। फिर इटली की यहूदी तंजीम के गॉडफादर ने धमकी दी कि फरहाद या उसके बेटे पाकिस्तान में कदम रखेंगे तो फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पेरिस जैसे खूबसूरत शहर को खंडर बना दिया जाएगा। सारी दुनिया के यहूदियों की तंजीम का हेडक्वार्टर इटली में है। इस तंजीम का सरगना गॉडफादर कहलाता है। मुख्तलिफ मुल्कों में इस तंजीम की शाखें हैं। हर शाख का लीडर आयरन मैन कहलाता है। पाकिस्तान में इस तंजीम का जो आयरन मैन था उसका नाम राजा सफदर अली था। मैंने फ्रांस के हुकाम से कहा, मैं इन लोगों से ज़ाती तौर पर निमट लूँगा। आप गॉडफादर से कह दें कि मुझे और मेरे बेटों को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन ये तूफान किसी के रोके नहीं रुकते। ये चोर रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो आप पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। हो सके तो पाकिस्तान के आयरन मैन राजा सफदर से गुफ्तगू करें। मैं आप लोगों के जरिए उसकी शारक तक पहुंच जाऊंगा। मेरे मशवरों पर अमल किया गया। वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने पहले इटली के गॉडफादर से रब्ता किया। उसके सेक्रेटरी ने फ़ोन पर बात की। उसे हुकूमत फ्रांस की तरफ से यकीन दिलाया गया कि फरहाद और उसके बेटों को पाकिस्तान जाने का इजाज़तनामा नहीं दिया जाएगा। वैसे भी वो और उसके बेटे हमारे मुल्क में नहीं। सेक्रेटरी ने कहा, हमारी इत्तला के मुताबिक वो सोनिया के साथ फरहाद विलेज में है और उसके बेटे अमेरिका में। फरहाद विलेज में डमी सोनिया और फरहाद हैं। तुम्हें यकीन आए या ना आए, हमारी तरफ से उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। मैं सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंचा। उसकी सोच ने बताया कि तंजीम का गॉडफादर अगरचे योगा का माहिर नहीं है, ताहम कोई टेलीपैथी जानने वाला उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता और ना ही उसे कहीं सामना कर सकता है, क्योंकि वो बहरूपिया है। आवाज़ें बदल कर मंजर आम पर आता है। सेक्रेटरी ने फ़ोन के जरिए गॉडफादर को बताया कि फरहाद और उसके बेटों को फ्रांस की हुकूमत पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट नहीं देगी। अगर वो चोर रास्ता इख्तियार करेंगे तो हुकूमत फ्रांस इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। गॉडफादर की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, हमारा पाकिस्तानी आयरन मैन चोर रास्तों से आने वालों को गोली मार देगा। मैंने गॉडफादर के लहजे को गिरफ्त में लिया। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन किसी और के दिमाग में पहुंच गया। वो एक छोटे से रेस्तोरां का मालिक था। गॉडफादर उसकी आवाज़ और लहजे में बोलकर खामोश हो गया था। सेक्रेटरी की सोच ने बताया कि वो मुख्तलिफ आवाज़ों और लहजों में बोलता है। उसकी असल आवाज़ खुद सेक्रेटरी ने भी कभी नहीं सुनी। उससे सेक्रेटरी ने गॉडफादर के हुक्म के मुताबिक आयरन मैन राजा सफदर अली से रब्ता किया। दूसरी तरफ से राजा सफदर अली के एक खास मातियत ने कोडवर्ड्स अदा करके कहा, मैं राजा साहब का बंदा बोल रहा हूँ, फरमाओ क्या बात है? राजा साहब से कह दो फरहाद और उसके बेटे बाकायदा फ्रांसीसी पासपोर्ट पर नहीं आएंगे, लिहाजा उन्हें चोर दरवाज़ों से रोकना तुम्हारा काम है। फिक्र न करो, कराची की तमाम बंदरगाहों पर, सुपर हाईवे और लाहौर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में हमारे बंदे एंटी मेकअप लेंस आंखों पर चढ़ाए रखेंगे। कोई भी मेकअप में आने वाला छुप नहीं सकेगा। हम लेंस के जरिए मेकअप के आर पार असली चेहरे को आसानी से देख लेंगे। मैं इस खास मातियत के ख्यालात पढ़ रहा था। पता चला राजा सफदर भी गॉडफादर की तरह पुरस्कार बनकर रहते हैं। पहले अपने खास मातियतों के सामने आता था और उनसे गुफ्तगू करता था। मेरी शाहीना का सुहाग छीन लेने के बाद रूपोश हो गया है। अपने मातियतों को भी अपनी आवाज़ नहीं सुनाते हैं। अगर रूबरू हो तो कागज़ पर लिखकर बयान करते या फैक्स के जरिए अहकामात सादिर करते। उसकी पहली और आखिरी कोशिश यही थी कि मैं पाकिस्तान ना हूँ, कम अज़ कम लाहौर में कदम ना रखूँ। उसने इटली और इंग्लैंड की यहूदी तंजीमों से कहा था कि फरहाद उनके करीब कहीं रहता है, किसी तरह उसे कत्ल कर दो।
मैं इसके बदले पूरे पाकिस्तान पर मनपसंद हुकूमत कायम कर दूंगा। इसमें शुबा ना था कि उसने पेशावर से कराची तक ड्रग माफिया की हुकूमत कायम कर दी थी। इटली का गॉडफादर उसकी कारकर्दगी से बहुत खुश था। अपने आयरन मैन राजा सफ्तर की हिफाजत के लिए और मुझे कत्ल करने के लिए फ्रांस से पाकिस्तान तक बारूद बिछा रहा था, ताकि जहां भी मैं कदम रखूं वहां मेरी जिंदगी का आखिरी धमाका हो जाए। राजा सफ्तर के खास मातियत की सोच ने बताया कि मेरी बहन शाहीन और उसके जवान बच्चों को धमकियां दी गई हैं। उनसे फ़ोन पर कहा गया है कि वो माँ बच्चे किसी अजनबी से मुलाकात न करें, वरना उस अजनबी को फरहाद समझकर गोली मार दी जाएगी। उनके घर कोई मेहमान ना आए और ना ही वो माँ बच्चे अपना घर छोड़कर कहीं जाएं। खसूसन रातों को घर से बाहर ना निकलें, वरना वो घर में जिंदा वापस नहीं आएंगे। मेरे होते हुए मेरी बहन और उसके बच्चों की जिंदगी मुख्तसर और मफलूज कर दी गई थी। वो सहमे हुए थे। उनके सर से कानून का साया उठ गया था। कानून के बड़े बड़े इदारे उन्हें झूठी तसल्लियां देते थे, लेकिन तंजीम के आयरन मैन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने शाहीना से कहा, मैं पाकिस्तान पहुंचकर फिलहाल तुमसे और बच्चों से मुलाकात नहीं करूंगा। बच्चों को हौसला दो, मैं जल्द ही दुश्मनों को जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। फिर मैंने जवान भांजे और भांजों से बारी बारी राब्ता किया। उन्हें समझाया कि मैं लाहौर पहुंचकर खुद को जाहिर करूंगा, या तुम सबसे मिलूंगा तो तुम्हारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। मैं दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद आकर मुलाकात करूंगा, बल्कि उनके साथ कई दिन तक रहूंगा। मेरी मसरूफियात के दौरान सोनिया ने रवानगी का इंतजाम कर लिया था। हम हेलीकॉप्टर में सवार होकर इटली की सरहद के करीब आए और फ्रांस रेलवे लाइन के आखिरी स्टेशन पर पहुंच गए। सोनिया ने कहा, माफिया का गॉडफादर इटली में है। हम उसी के मुल्क और उसी के शहर से किसी फ्लाइट में पाकिस्तान जाएंगे तो उसे शुबा नहीं होगा। उसके जासूस कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हम गॉडफादर की आंखों में बैठकर यहाँ से जाएंगे। हम फ्रांस और इटली के दरमियान चलने वाली ट्रेन में सवार हो गए। ये ट्रेन हमें दूसरे दिन रूम पहुंचाने वाली थी। ये वक्त ज़ाया करने वाला सफ़र था, लेकिन ज़रूरी ख्याल ख्वानी के लिए यह सफ़र मुनासिब था। मैं सेक्रेटरी के ज़रिए ऐसे अहम अफराद तक पहुंचने लगा जो गॉडफादर के बड़े बातमाद और वफादार थे और हर मुल्क में फैली हुई यहूदी तंजीम को कंट्रोल करते थे। इतने बाएतमाद और वफादार होने के बावजूद उन्होंने गॉडफादर का असली चेहरा और असली आवाज़ नहीं सुनी थी। वो साथ वफादार थे। कुछ अर्सा पहले तक वो गॉडफादर के बीवी बच्चों से मिलते रहे थे, उनके घरेलू तकरीबात में शरीक होते रहे थे। गॉडफादर से भी मुलाकातें हुआ करती थीं, लेकिन वो हर मीटिंग में मुख्तलिफ चेहरों के साथ आता था। सात वफादार उसे कोड वर्ड्स के जरिए पहचानते थे। फिर अचानक ही उसने बीवी बच्चों को किसी दूसरे मुल्क में भेज दिया और ये कह दिया कि आइंदा वो किसी मीटिंग में खुद नहीं आएगा, किसी खुफिया पनाहगाह से टीवी के जरिए अहम मामलात पर गुफ्तगू किया करेगा। उसने वफादारों को बताया कि फरहाद अली तैमूर से ठन गई है, जब तक उसका काम तमाम न हो जाए उसके वफादारों को भी मंजर-आम पर नहीं आना चाहिए। वह सब अपने तौर पर बहुत मोहतात थे। गॉडफादर से बहुत कम रब्ता होता था, लेकिन उसके सेक्रेटरी से फ़ोन पर या ट्रांसमीटर पर रब्ता करना पड़ता था। उनकी ऐसी मजबूरियों के बायस मैं सातों वफादारों के अंदर जगह बना चुका था। उनमें से एक वफादार का नाम एंटोनी पाउलिया था। वह पाकिस्तान की माफिया तंजीम का इंचार्ज था और वहाँ के आयरन मैन राजा सफ्तर अली को मुश्किल हालात में गाइड करता था। मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते तलाश किए जाएं तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलता है। एंटोनी पाउलिया को गॉडफादर ने हुक्म दिया कि वो लाहौर जाए। जब तक राजा सफ्तर रुपोश रहेगा उसकी जगह एंटोनी पाउलिया अहम फ़राइज़ अदा करेगा। वो हुक्म की तामील के लिए रात की एक फ़्लाइट से जा रहा था। मैंने सोनिया को उसके मुतल्लिक बताया। वो बोली, अच्छा मौका है, तुम एंटोनी पाउलिया बनकर जाओ। वो आज रात की फ़्लाइट से जा रहे हैं और हम कल रूम पहुंचेंगे। आज उसे जाने से रोकना होगा। शाम हो रही थी। वो जाने की तैयारियां कर चुका था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर पेट खराब करने वाली दवा खिला दी। वो थोड़े थोड़े वक्फे से टॉयलेट में जाने लगा। 1 घंटे में ही उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बेडरूम से टॉयलेट जाने की हिम्मत न रही। तंजीम के खास डॉक्टर ने उसे दवाएं दी, लेकिन मैंने उन दवाओं को उसके हलक तक पहुंचने नहीं दिया। जब फ़्लाइट का वक्त गुजर गया तो मैंने उसे दवा खाने का मौका दिया। बेचारे की हालत ख़राब हो गई थी, मगर कदरे आराम आ गया था। मैंने आधी रात के बाद उस पर अमल करके उसे अपना ताबेदार बना लिया। हम दूसरी सुबह रूम पहुंचे, एक होटल में कमरा लिया। फिर मैंने एंटोनी पाउलिया को बड़ी राजदारी से अपने पास बुलाया। वो अपनी कुछ तस्वीरें लाया था। मैंने आईने के सामने मेकअप का सामान और तस्वीरें रखी, फिर अपने चेहरे पर तब्दीली करने लगा। दूसरी तरफ सोनिया एंटोनी के चेहरे को तब्दील करने लगी थी। हमने इत्मीनान से मेकअप किया, कोई जल्दी नहीं थी। मेकअप के दौरान एंटोनी के पॉकेट ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई। मैंने एंटोनी की जेब से ट्रांसमीटर निकाला, उसे ऑपरेट किया, फिर कोड वर्ड्स के जवाब में कोड वर्ड्स अदा किए। मैंने पिछले 12 घंटों में उससे ताल्लुक़ रखने वाली हर छोटी बड़ी बात मालूम कर ली थी। दूसरी तरफ से गॉडफादर पूछ रहा था, वेल एंटोनी, अभी इतना मिली कि तुम पिछली रात बीमार हो गए थे, अब कैसे हो? थैंक यू फादर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर सफ़र ना करना चाहो तो पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी परेशानी के बगैर सफ़र कर सकता हूँ। जनाब आली, मुझे ज़रूर जाना चाहिए।
वरना राजा सफ्दर 1000 हिफाजती इंतजामात के बावजूद फरहाद से खौफजदा होगा और खौफ व हरास में दूसरे कई काम बिगाड़ देगा। दुरुस्त कहते हो, ठीक है, आज ही यहाँ से रवाना हो जाओ। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने ट्रांसमीटर ऑफ करके अपने पास रख लिया। 2 घंटे में मेरे सामने मैं खड़ा था, यानी सोनिया ने उसे फरहाद बना दिया था। वैसे मैं और सोनिया असली चेहरों के साथ यहाँ नहीं आए थे। जिस रूप में आए थे सोनिया उसी रूप में एंटोनी पाउलिया को ले आई थी और मैं आईने के सामने मुकम्मल एंटोनी पाउलिया बन चुका था। मेकअप के बाद मैंने एंटोनी को सुला दिया, उस पर दोबारा अमल करके ये जहन नशीन कर दिया कि वो फरहाद है। चेहरा बदलकर सोनिया के साथ आया है और वह पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगा। उसे ज़रूरी हदायत देने के बाद मैंने सोने के लिए छोड़ दिया। फिर सोनिया से कहा, हम साथ रहना चाहते थे लेकिन ये कमबख्त एंटोनी जा रहा था। इसके साथ कोई औरत होती तो तुम भी साथ चलती। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम इत्मीनान से जाओ, मैं यहाँ गॉड फादर को दिन में तारे दिखाऊंगी। मैं उससे रुखसत होकर एंटोनी पाउलिया की कोठी में आया। गॉड फादर के साथों वफादार बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारते थे। उसने शादी नहीं की थी। दर्जनों लड़कियां उसकी खिदमत के लिए दिन रात कोठी में मौजूद रहती थीं। अब वो मेरी खिदमत के लिए हाजिर होने लगी। मैंने कहा, मैं तन्हाई चाहता हूँ, कोई मेरे कमरे में ना आए। मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे का जायज़ा लेने लगा। वहाँ आराम व आसाइश का हर सामान मौजूद था। इस कमरे की तामीर इस तरह हुई थी कि चारों तरफ शीशों की दीवारें थीं, पर्दे हटाकर 3 अतराफ में कोठी के अंदरूनी हिस्से देखे जा सकते थे। एक तरफ से बाहर का नज़ारा किया जा सकता था। किसी खतरे के वक्त एक बटन दबाने से लोहे की स्लाइडिंग दीवारें शीशों की दीवारों को छुपा देती थीं। कोई अंदर देख नहीं सकता था, अंदर आ नहीं सकता था। बंदूक की गोलियां भी लोहे की दीवारों से टकरा कर वापस हो जाती। मैंने एक जगह बैठकर सोनिया को बताया कि एंटोनी पाउलिया की कोठी में खैरियत से हूँ। वह बोली, मोहतात रहना और मुझसे राब्ता रखना। एंटोनी नींद से बेदार होगा तो मैं तनवीमी अमल का रद्द-ए-अमल देखूंगी और तुम्हें बताऊंगी। मैं सोनिया के पास आकर राजा सफ्दर के खास मातियत के पास पहुंच गया। जब मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी तब भी उसके मुतालिक बहुत कुछ मालूम किया था और राजा सफ्दर के बारे में मालूम हुआ था कि वो कहीं रूपोच रहता है। अपने खास मातियत की बातें फ़ोन पर सुनता था और गूंगा बनकर रहता था। कागज़ पर अपना जवाब लिखकर भेजता था। खास मातियत का फ़ोन नंबर मालूम था। फ़ोन नंबर के ज़रिए मालूम किया जा सकता था कि वो किस इलाके में है। टेलीफोन एक्सचेंज के किसी अफसर के ज़रिए वो कोठी भी मालूम की जा सकती थी जहां वो फ़ोन लगा हुआ था। वैसे वो अपनी कब्र में भी जाकर छुप जाता तो मैं लाहौर पहुंचकर उसे बाहर निकालकर फिर कब्र में पहुंचाने वाला था। उसके 2 नौजवान बेटे थे। वो दोनों बेटों के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त सियासी खेल खेला करता था। उसे असम्बली में जाने और अपनी हुकूमत बनाने का शौक़ नहीं था। वह सिर्फ सियासतदानों से सौदेबाजी करता था और हुक्मरानों के लिए सियासी मुश्किलात पैदा करता था। उसका एक बेटा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर था। पिछले 4 बरस से बीए में फेल होता रहा था। राजा सफ्दर इतने ऊंचे ज़राए का मालिक था कि उसे तालीम के बगैर ही एमए ऑनर्स करा सकता था, लेकिन बेटे को तलबा का लीडर बनाए रखने के लिए उसका फेल होते रहना ज़रूरी था। इस यूनियन में बराए नाम तलबा थे, जुराइम पेशा जवान ज़्यादा थे। राजा सफ्दर हर तालिब इल्म को अच्छी खासी रकम देता था। ज़रूरत के वक्त हथियार और गाड़ियाँ भी दिया करता था। जो हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहती वो तलबा तंजीमों की तरफ से हंगामे शुरू करा देता। हुकूमत एक तरफ अपोजिशन से परेशान रहती, दूसरी तरफ सरहदों पर खतरात मंडलाते रहते। छोटी बड़ी सियासी जमातें भी दर्द सर बनी हुई थीं। ऐसे में राजा सफ्दर मुश्किलात की इंतहा कर देता। हुकूमत इसी में बेहतरी समझती थी कि राजा सफ्दर के जुराइम को नज़रअंदाज करे और उसे कुछ मुराद देकर खामोश कर दे। राजा सफ्दर के दूसरे बेटे ने बेरोजगार नौजवानों की एक मुल्क गिर तंजीम कायम की थी। इन बेरोजगार जवानों को शरीफाना रोजगार नहीं मिलता था। इन्हें पहले छोटी मोटी वारदात की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुख्तलिफ कारें और मोटरसाइकिलें चुराना, स्कूल के बच्चों को अगवा करके तावान वसूल करना। इसके बाद राइफल शूटिंग और बैंक डकैती वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। अपोजिशन वाले इन जवानों की खिदमत हासिल करते थे ताकि मौजूदा हुकूमत पर बदअमनी और बद इंतज़ामी का इल्ज़ाम लगा सकें। हुकूमत इन इल्ज़ामात से बचने के लिए राजा सफ्दर को ज़्यादा मुराद और ज़्यादा इख्तियारात देने पर मजबूर हो जाती थी। इस तरह राजा सफ्दर कभी अपोजिशन से और कभी साहिबान इक़्तिदार से दौलत और नाजायज़ इख्तियार हासिल करता रहता था। हुक्मरान ना होते हुए भी हर दौर में हुकूमत करता रहता था और ये सब कुछ वो अपनी तंजीम की गोद में बैठकर करता था। इसराइली हुकाम और यहूदी तंजीम के अफराद बहुत खुश थे। पाकिस्तान में यह सिलसिला जारी रखने के लिए वो इस तंजीम को डॉलर, हथियार, गाड़ियाँ और तैयारे फराम करते थे। मैं 2 घंटे तक मालूमात हासिल करता रहा, फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। इसमें शुबा नहीं कि राजा सफ्दर बहुत ताकत हासिल कर चुका था। एक तरह से पाकिस्तान में ऐसा सुपरमैन बन गया था जो सियासी ताकत से कुचला नहीं जा सकता था, कानून की कुव्वत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। मुमलिकत खुदादाद में कोई ऐसी गोली नहीं बनी थी जो उसकी खोपड़ी में उतर जाती। बड़ी बड़ी वर्दियों वाले उसे सलाम करते थे और यही हमारे लिए शर्म की बात थी। हमारे मुल्क के कानूनी मुहाफिज मुजरिमों को सलाम करते हैं।
ऐसे मुल्कों में जुराइम का बोलबाला होता जाता है और कानून सिर्फ किताबों में रह जाता है। मैंने सोनिया को वहां के हालात बताए। वो बोली, जिस मुल्क में कानून नाफिज करने वाला इदारा कमजोर होगा और कानून के मुहाफिज बुजदिल और रिश्वतखोर होंगे, वहां हमेशा मुजरिम हुकूमत करते रहेंगे। हमारी जिंदगी में ऐसे जबरदस्त और चालाक मुजरिम आ चुके हैं जो मौत से बच जाते थे लेकिन हमसे बच ना सके। राजा सफदर भी मेरी एक चुटकी में आ जाएगा। मैं उसे कुत्ते की मौत इसलिए मारूंगा कि वो मेरे बहनोई का कातिल है, लेकिन असल मुजरिम तो कानून के मुहाफिज हैं और बहुत ज्यादा इख्तियारात रखने वाले बड़े लोग हैं जो राजा सफदर जैसे सुपर मुजरिमों की परवरिश करते हैं। मैं वहां रहकर ऐसे लोगों का मजाज दुरुस्त करूंगा। सोनिया ने कहा, एंटोनी पाउलिया बेदार हो गया है, खुद को एक अजनबी रूप में फरहाद समझ रहा है। मैं गॉडफादर से निमटने के बाद यहां से जाऊंगी। तुम सलमान को उसके 6 वफादारों के दिमागों में पहुंचा दो। 7वां एंटोनी मेरे पास है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां इन लोगों ने तखरीबी कार्रवाइयों की धमकियां दी थीं। आइंदा इनकी नस्लें भी धमकियां देना भूल जाएंगी। मैंने रवानगी से पहले सलमान को गॉडफादर के तमाम वफादारों के पास पहुंचा दिया। जब त्यारे ने वहां से परवास की तो मैं राजा सफदर के खास मातियत के पास पहुंच गया। उसके जरिए राजा सफदर के दोनों बेटों के दिमागों में जगह बनाई। फिर उनके जरिए पुलिस के एक आला अफसर के दिमाग में पहुंच गया। वह रिसीवर कान से लगाए हेलो हेलो कह रहा था। मैंने ही उसके नंबर डायल कराए थे। दूसरी तरफ से राजा सफदर का दूसरा बेटा राजा अफसर अली कह रहा था, हेलो जनाब, मैं राजा अफसर बोल रहा हूं। पता नहीं क्यों आपको बेख्तियार फ़ोन किया है। शायद ये आपकी मोहब्बत है। हम पर तो उसी वक्त मोहब्बत आती है जब वारदात करने जाते हो। आप बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। वारदात की नौयत क्या है और वो किस इलाके में होगी। देखिए, आपने हमें समझाया था कि हमने फरहाद के बहनोई को कत्ल किया है, इसलिए इतनी जल्दी उस कोठी में दूसरी वारदात ना करें। और मैंने कहा था कि फरहाद की भांजी मेरे दिल में समा गई है, उसे उठाकर ले जाऊंगा। मैं फिर समझाता हूं, अभी ऐसी गलती ना करो। मुझे इत्तला मिली है कि तंजीम का एक खास बंदा एंटोनी पाउलिया है, उसे आने दो और पहले यकीन कर लो कि फरहाद किसी तरह भी यहाँ नहीं आ सकेगा। इसके बाद तुम इस लड़की को, फरहाद का बाप भी यहाँ नहीं आ सकेगा। गॉडफादर ने हुकूमत फ्रांस को ऐसी धमकी दिया कि उन्हें दिन में तारे नजर आ गए होंगे। मैं जिसे उठाने जा रहा हूँ वह हर शाम 4 बजे कंप्यूटर का कोर्स मुकम्मल करने लिबर्टी मार्केट जाती है। आज शाम वो घर वापस नहीं जाएगी। आप गुलबर्ग थाने वालों से कह दें आज इधर कोई पुलिस वाला ना जाए। आला अफसर ने वादा किया कि 4 बजे से 1 घंटे तक उधर कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा। फिर उसने रिसीवर रख दिया। मैंने लाला के पास जाकर कहा, मेरे पास आओ। वो आ गई। मैंने उसे राजा अफसर के दिमाग में पहुंचाकर कहा, उससे जलील के जरिए आदमियों के दिमागों में पहुंचो जो मेरी भांजी समीना को अगवा करने वाली हैं। मैं अभी आता हूं। मैंने आला अफसर के पास पहुंचकर उसकी सोच में कहा, मेरी भी एक जवान बेटी है, मुझे खुदा से डरना चाहिए। गुंडे मुझसे इजाजत लेकर किसी की बेटी को उठा ले जाना चाहती हैं और मैं कानून का मुहाफिज होकर इजाजत दे देता हूं। उसकी सोच ने कहा, मैंने राजा अफसर अली को अगवा करने से रोका तो उसका बाप मेरी वर्दी उतरवा देगा। अपनी वर्दी बचाने के लिए किसी की बेटी का सर नंगा कर रहे हो। वो परेशान होकर बोला, आज मेरे अंदर जमीर क्यों बोल रहा है। मैंने उसकी सोच में कहा, इसलिए कि मैं एक जवान बेटी का बाप हूं। तो क्या हुआ, मेरी बेटी आखिर मेरी बेटी है, कोई ऐरी गहरी नहीं है, कोई उसे मैली नजर से नहीं देख सकता। मैं 25 लाख रुपए का जहेज देकर उसे ससुराल भेजने वाला हूं। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि बेटी की शादी पूरी आन और शान के साथ करने के लिए उसने तंजीम के आयरन मैन राजा सफदर से 30 लाख रुपए लिए थे। इतनी रकम के बदले वो राजा सफदर के बड़े बड़े जुराइम से चश्मपोशी करता था। इस रकम के इवज मेरी बहन शाहीना बेवा हो गई थी। मैं मालूमात हासिल कर रहा था और बड़े सब्र से गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। मैंने उसके जरिए उसकी बेटी शकीला की आवाज़ सुनी। उसके अंदर यह ख्वाहिश पैदा की कि वो शॉपिंग के लिए लिबर्टी मार्केट जाएगी। वह बाप से पूछना चाहती थी, मैंने इजाज़त मांगने का मौका नहीं दिया। वो बेख्तियार बाहर आई, फिर कार में बैठकर ड्राइव करती हुई जाने लगी। मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक उसके इरादे को समझा। फिर उसके दिमाग से निकलकर शाहीना के पास आया। मैंने पूछा, समीना कहाँ है। अपने कमरे में है। क्या बात है भाईजान, खैरियत तो है। फिलहाल खैरियत है, बच्चों को बाहर ना जाने दिया करो। वो कंप्यूटर का कोर्स करने जाया करती थी। मैंने हालात के पेश नज़र उसे घर बिठा लिया। ये तुमने अच्छा किया है, मैं फिर आऊँगा, ज़रा 1 मिनट। मैंने कमिश्नर साहब से दरख्वास्त की थी कि पुलिस अफसरान पर दबाव डालें और मेरे शौहर के कातिल को गिरफ्तार करें। कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा कि मैं फ़ोन करके उसका वक्त बर्बाद ना करूं। आप बताएं भाईजान, इंसाफ कहाँ से मिलेगा। इंशाल्लाह 2-4 घंटे में इंसाफ मिलेगा। मैं आला अफसर की बेटी शकीला के पास आया। वो लिबर्टी मार्केट की तरफ जा रही थी। लैला ने मेरे पास आकर कहा, राजा अफसर के 4 गुंडे लिबर्टी मार्केट पहुंच गए हैं और एक वैगन कार में समीना का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, लैला, अभी मैंने गुस्से में सोचा था कि गुंडे मेरी भांजी समीना की जगह आला अफसर की बेटी को उठाकर ले जाएंगे। मैंने चश्मे तसव्वुर में देखा, गुंडे अगवा करने के दौरान उससे शरीफ लड़की के बदन को छू रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, वो जालिम की बेटी है, मगर है तो बेटी ही। वो बोली, आपने बहुत अच्छा किया जो गुस्सा पर काबू पा लिया। आओ हम उस आला अफसर की बेटी को शाहीना की कोठी में ले चलें। अब मैं दूसरा ड्रामा प्ले करूंगा। हम शकीला को शाहीना की कोठी के अंदर ले आए। लैला ने उसे बहुत दूर कार से उतार दिया। पैदल चलकर कोठी में लाई थी।
फिर मैंने उसके दिमाग में कहा, शकीला, मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ। वो परेशान होकर चारों तरफ देखने लगी। शाहीना ने नफरत से कहा, तुम्हारा बाप बहुत बड़ा अफसर है और बहुत बड़ा दलाल है, दूसरों की बेटियों को अगवा कराता है। आज उसकी बेटी अगवा होकर यहाँ आ गई है। शकीला ने बड़े गुरूर से कहा, तुम सब की शामत आ गई है। मेरे डैडी को मालूम होगा तो तुम्हारे पूरे खानदान को खाक में मिला देंगे। वो टेलीफोन की तरफ जाने लगी। मैंने उसे जाने दिया। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। फिर 1 से लेकर 0 तक बार बार डायल करती गई। सोच रही थी कि ऐसा क्यों कर रही है, मगर बेख्तियार करती चली जा रही थी। शाहीना और उसके जवान बच्चे ये तमाशा देख रहे थे। वह घबरा कर बोली, ये मैं क्या कर रही हूँ? मेरी उंगली में दर्द होने लगा है, फिर भी मैं डायल करती जा रही हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा, तुम्हारे साथ टेलीपैथी हो रही है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अभी बाप से रब्ता न करो। मैं ज़रूर करूँगी। मैंने उसके दिमाग को हल्का सा झटका दिया। उसके हलक से चीख निकल गई। हाथ से रिसीवर गिर गया। वो चकरा कर गिरने वाली थी। शाहीना ने उसे थाम लिया। समीना भी उसे सहारा देकर सोफे पर ले आई। मैंने उसे मामूली सा झटका दिया था। इस पर उसकी आधी जान निकल गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वह समझ रही थी कि मर चुकी है, इसलिए आंखों की रोशनी बुझ गई है। सर के अंदर फोड़े की तकलीफ महसूस हो रही थी। मैंने कहा, खुदा फिरौन पर भी ऐसा वक्त लाता है जब उसकी तमाम तर कुव्वत और हुक्मरानी उसके किसी काम नहीं आती। तुम्हारा बाप पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा बाप हो सकता है। कुछ मजबूरों और लाचारों की तकदीर उसकी मुट्ठी में हो सकती है, लेकिन उसकी अपनी तकदीर कातबे तकदीर के हाथ में होती है। तुम यहाँ बेबसी से एड़ियां रगड़कर मर जाओगी और तुम्हारे बाइख्तियार बाप को खबर तक न होगी। बोलो, ऐसी मौत मंजूर है? वह खौफ से थर थर कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जो लड़कियां अगवा की जाती हैं उनकी इज्जत लूट ली जाती है। खुदा का शुक्र करो, तुम्हारी इज्जत महफूज है और जान सलामत। मेरे हुक्म की तामील करती रहोगी तो जल्दी तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम जो कहोगे वो करूंगी, नहीं करोगी तो फिर दिमाग में जलजला पैदा होगा। उठो और अपने बाप का नंबर डायल करो। वो अपना सर थामकर सोफे से उठ गई, टेलीफोन के पास आई, फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। जैसे ही रब्ता कायम हुआ, वो मेरी मर्जी के मुताबिक यूं हाँपने लगी जैसे बहुत दूर से दौड़ती आ रही हो। फिर वो बोली, हेलो डैडी, मैं शकीला बोल रही हूँ। लिबर्टी मार्केट की एक दुकान से फ़ोन कर रही हूँ। गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं भागती हुई यहाँ आकर फ़ोन कर रही हूँ। फॉर गॉड सेक, आप जल्दी आए। मैं अभी आ रहा हूँ। तुम उन गुंडों को अच्छी तरह पहचानो, मैं उन्हें जहन्नुम में पहुँचा दूंगा। डैडी, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो राजा अफसर अली है, उसके साथ 3 गुंडे। उसने बात अधूरी छोड़कर चीख मारी, फिर कहा, डैडी वो आ रहा है, दुकान के अंदर आ रहा है। ए खबरदार, मेरे करीब नहीं आना, छोड़ो छोड़ो मुझे। शकीला ने फिर एक चीख मारकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने शाहीना से कहा, अब इसका बाप अंगारों पर लौट रहा होगा। भाईजान, आपने बहुत अच्छा किया है। राजा अफसर और उसके बाप का नमक खाने वाला पुलिस अफसर अब अपनी बेटी के लिए उनका दुश्मन बन जाएगा। मैंने कहा, तुम कमिश्नर को फ़ोन करो। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर कुछ न कहना, फ़ोन बंद कर देना। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। दूसरी तरफ से गुफ्तगू सुनते ही रिसीवर रख दिया। मैं उस बोलने वाले के दिमाग में आया, फिर उसके जरिए कमिश्नर के पास पहुंच गया। उसके ख्यालात पढ़ने लगा। ऊपर से अहकामात सादिर हुए थे कि शाहीना के शौहर के मर्डर केस को दबा दिया जाए और झूठी तसल्लियां दी जाएं कि कातिल गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कमिश्नर के 2 बेटे थे। एक बेटा अमेरिका में था, दूसरा भी ऊपर की कमाई से अमेरिका जाने वाला था। बाप बेटों का यह नजरिया था कि पाकिस्तान में जितनी अंधी कमाई हाथ आए उसके जरिए यूरोप और अमेरिका में अपना ठिकाना बना लो और कारोबार कर लो। पाकिस्तान का कोई ठीक नहीं है। ये मुल्क को खुदा ना खास्ता रहे या ना रहे, अपना मुस्तकबिल संभाल लेना चाहिए। चोरी, डकैती, स्मगलिंग और रिश्वत के जरिए दौलत हासिल करने वाले वतन अजीज के मुतालिक ऐसे ही मनफी ख्यालात रखते हैं। अगर ऐसे मनफी ख्यालात ना हो और नेक जज्बात हों तो ये लोग कभी अपने वतन में लूट खसूट ना करें। लेकिन इन पर कलाम पाक की हिदायत का असर नहीं होता। कभी इनका ज़मीर इन्हें मलामत नहीं करता, क्योंकि इन्हें सज़ा पाने का खौफ नहीं रहता। इनकी ऊंची कुर्सी हर मुहासबा का अमल रोक देती है, हर मिलने वाली सज़ा का रुख मोड़ देती है। मैं उसके दूसरे बेटे इमरान के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे भी शाहीना के पास ले आया। वह भी बाप के ऊंचे ओहदे की बिना पर अकड़ रहा था। मैंने वही अमल किया जो शकीला पर किया था। वो दोनों हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने और गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा, आराम से इस कोठी में रहो, बाहर जाने की हमाकत करोगे तो हराम मौत मरोगे। फिर मैंने लैला से कहा, शकीला और इमरान के दिमागों में मौजूद रहो। किसी ज़रूरी काम से जाओ तो सुल्तानों को उनके पास पहुंचा देना, उनसे ज़रा देर के लिए भी गाफिल न होना। मैंने शकीला के अफसर बाप के पास आकर देखा। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाहियों के साथ राजा अफसर के पास पहुंच गया था। उसे धमकियां दे रहा था, अगर तुमने अभी इसी लम्हा में मेरी बेटी को हाजिर ना किया तो मैं तुम्हारे बाप का लिहाज नहीं करूंगा, तुम्हें टॉर्चर सेल में ले जाऊंगा। और तुम जानते हो वहां कैसी नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें पहुंचाई जाती हैं। वो कस्में खा रहा था कि उसने शकीला को अगवा नहीं किया है, लेकिन कस्में नाकाबिले एतबार थीं, क्योंकि शकीला ने फ़ोन पर बाप से कहा था कि राजा अफसर गुंडों के साथ उसे पकड़ने आ रहा है। राजा अफसर ने बाप से रब्ता किया। बाप के खास मातियत ने कहा,
ऑफिसर, आपको गलत फहमी हुई है या कोई दुश्मन हमारे खिलाफ ऐसी चालें चलकर हमें आपस में दुश्मन बना रहे। अफसर ने गंदी गालियां देते हुए कहा, सुअर के बच्चे, मैं तुमसे नहीं, राजा सफ्दर से बात करना चाहता हूँ। आप माई बाप हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन राजा साहब किसी से बात नहीं करेंगे। जब तक फरहाद का खतरा मंडलाता रहेगा वो रूपोश रहेंगे। मैं राजा साहब की तरफ से कह रहा हूँ, अगर आपने किसी सबूत के बगैर छोटे राजा साहब को गिरफ्तार किया या कोई तकलीफ पहुंचाई तो ज़रा ठंडे दिमाग से सोच लें। आज तक किसी दौरे हुकूमत में किसी भी कानून के मुहाफिज ने राजा साहब के एक मामूली मुलाजिम को भी हथकड़ी नहीं पहनाई। आपने कोई नादानी की तो आगे कुछ नहीं कहा जाएगा, कर दिखाया जाएगा। आला अफसर ने रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। जख्मी दरिंदे की तरह गहरी गहरी सांसें लेकर सोचने लगा, तंजीम के साय में ये बाप बेटे अजदे की तरह हमसे लिपटे हुए हैं। मुझे ऊपर से इनकी गिरफ्तारी का वारंट हासिल करना होगा। वह फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। मैंने कमिश्नर के पास आकर मालूम किया कि उसे किस आला ओहदेदार ने मेरे बहनोई के मर्डर केस को दबाने का हुक्म दिया था। पता चला वह सूबे का एक सेक्रेटरी है। मैं कमिश्नर के जरिए सूबाई सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच गया। वह अपने ड्राइंग रूम में था। उसके सामने एक सोफा पर सूबा सिंध का एक सेक्रेटरी बैठा हुआ था, यानी 2 सूबों के 2 सेक्रेटरीज एक जगह थे। मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल कर रहे थे। मुझे सियासत से दिलचस्पी नहीं थी। मैंने एक की जुबान से सवाल किया, हम जुराइम पेशा अफराद को छूट क्यों देते हैं जबकि हम बहुत बाइख्तियार हैं? दूसरे ने कहा, यह गलत और ज़बरदस्त किस्म के लोग हमारे खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को कुचल देते हैं, हमारे इक़्तिदार की उम्र बढ़ाते रहते हैं। एक सूबाई सेक्रेटरी ने कहा, अगर ये गलत अनासिर कभी हमारे खिलाफ हो जाएं तो? कैसी बातें करते हो? इन गलत लोगों को हमसे बड़े बड़े फ़ायदे पहुंचते हैं, इसलिए हम पर बुरा वक्त आए तो ये हमारी हमायत में मुल्क गिर तहरीक चलाते हैं, हमारे इक़्तिदार की हिफाजत करते हैं। मैंने एक की ज़ुबान से कहा, लेकिन कभी ऐसा बुरा वक्त आता है जब गुंडे, स्मगलर और मुल्क दुश्मन तंजीमें भी हमारी हिफाजत नहीं करती, हमारा साथ छोड़ देती हैं। ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं आएगा, आ चुका है। देखो, तुम अभी इबरतनाक अंजाम की तरफ जा रहे हो। दूसरा उठकर खड़ा हो गया, तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में गया। एक अलमारी से भरा हुआ रिवॉल्वर निकाल कर जेब में रखा। बीवी ने पूछा, ये रिवॉल्वर लेकर कहाँ जा रहे हो? वो डांट कर बोला, मैंने 1000 बार कहा है बाहर के मामलात ना पूछा करो, हट जाओ मेरे सामने से। वो उसे एक तरफ धक्का देकर ड्राइंग रूम से गुजर कर जाने लगा। दूसरे सेक्रेटरी ने पूछा, क्या बात है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब नहीं दिया, बाहर कार में आकर बैठ गया। मैंने उसे भी शाहीना के पास पहुंचा दिया। सुल्तान और सलमान को भी बुला लिया, क्योंकि वहां 3 कैदी हो गए थे और तीनों को टेलीपैथी के शिकंजे में रखना जरूरी था।